हेलो माय डियर टीचर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। और जैसे कि हमें पता है कि कल ही हमारा एग्जाम है, तो आपके पास इतना टाइम तो रहेगा नहीं। बट फिर भी जैसे कि मुझे कल काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हम सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और फिर भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जरूर मेरे चैनल की कुछ वीडियोस देख के जा सकते हैं आप। क्योंकि कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो चलिए देखते हैं। ये ना, सबसे पहले हमें क्या करना होता है जब भी हम कुछ पढ़ने जाते हैं। स्पेसिफिकली ये ऑल इंडिया लेवल एग्जाम है, तो इजी तो है नहीं बट डिफिकल्ट भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पहले जब कोई क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आता है नेट का, तो मैं सबसे पहले देखती हूँ कि वो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हमें उसकी वेटेज का अंदाजा लगाना होता है कि कितने क्वेश्चन नंबर्स है। फिर टोटल क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं। इससे क्या होता है ना, जब आप अपने लिए स्टैटिस्टिक्स बना रहे हैं तो आपको पढ़ना भी काफी आसान हो जाता है। और एक सबसे बड़ी मेहनत है जो मैं हर अपने स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम जब मुझसे कोई क्वेरी आती है या मैं गाइडेंस सेशन डिलीवर करती हूँ, तो मैं सबको बोलती हूँ, एक ऐसी हैबिट बनाइए कि अभी हम कहाँ दिक्कत आ रही है हमको समझ नहीं आता। हमें बस ये रहता है कि हम क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहे, बट हम उसके रीजंस ढूंढना नहीं चाहते। हम बहुत सारी चीजों को ब्लेम कर देते हैं कि कॉलेज में बहुत सारा काम था, घर पर टाइम नहीं मिला पढ़ने को। ठीक है, बट वो सब ना करके अगर मैं सिर्फ थोड़ी ऐसी चीजों पर फोकस करूं जो मेरी पढ़ाई को बेहतरीन बनाने की कोशिश करे, या मुझे भी मन करे पढ़ने का। ठीक है, मैं भी समझती हूँ कि हम टीचर है और हमें बोर होता है पढ़ने में। बट जब हमारा ये करियर का सवाल है, तो फिर ये बोर होना, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ूं, ऐसे सवाल मन में नहीं आने चाहिए। तो ये देखिए, पहले मैं क्या करती हूँ, मुझे पता अभी पेपर 2 में कितने टॉपिक्स है, 10, तो मैं साथ में सिलेबस लेके बैठती हूँ। ठीक है, सिलेबस मैंने कहाँ से लिया, डाउनलोड किया हुआ है उनकी यूजीसी की वेबसाइट पर। पेपर 1 जनरल भी लेके बैठती हूँ और पेपर 2 कॉमर्स भी। फिर कॉमर्स के अपने टॉपिक्स के नाम यहाँ लिख लेती हूँ, टॉपिक्स का यह सब्जेक्ट नहीं है, जो भी कहिए 10 टॉपिक्स है मेरे पास, तो सबसे पहले तो मुझे टॉपिक्स के नाम पता होने चाहिए। तो बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस मर्ज हुआ हुआ एक टॉपिक, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब 2019 में सिलेबस अपग्रेड हुआ था, तो कुछ टॉपिक्स हमारे मर्ज हो गए थे। जैसे कि अगर मैं यूनिट नंबर 6 की बात करूं, पहले बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेपरेट टॉपिक था, वो मर्ज हो चुका है। पहले बिजनेस फाइनेंस के बदले कुछ और था, या फिर मैं बोलूं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, कुछ अलग सिलेबस था। तो अभी जब मैं ये सिलेबस लेके बैठती हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि पेपर 1 में कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक्स है। तो पेपर 1 में हमारा यूनिट 2 है, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि हमारे कॉमर्स के यूनिट 5 से बिल्कुल मैच करता है। तो अगर आपने कॉमर्स का यूनिट नंबर 5 पढ़ लिया है, तो पेपर 1 का आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे पास है ना पूरा समुंदर है रिसर्च का, जो पेपर 2 में है। और वो पेपर 1 में सिर्फ नाम के लिए मैं कहूंगी। तो यहाँ पर जब एक टॉपिक पढ़ ले, तो वहां पर आपका एक टॉपिक कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से स्टडी मटेरियल लाना है, या फिर मैं क्या पढूं। अब अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने कभी पढ़े ही नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं अगर एमकॉम विद बिजनेस मैनेजमेंट हूं, तो हो सकता है मैंने अकाउंटिंग को एडवांस लेवल पर, फाइनेंस को एडवांस लेवल पर नहीं पढ़ा है। तो क्या ये मेरे नेगेटिव पॉइंट्स है? अब देखिए, जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है, वो कहते हैं ना, लाइफ में चैलेंजेस तो आते रहेंगे। और ये तो मुझे भी पता है कि मुझे तो नेट क्वालिफाई करना ही है, बट मुझे नहीं आता ये टॉपिक। तो अब मैं क्या करूँ, इसके लिए बैठ के रोना धोना स्टार्ट कर लेंगे? बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहिए। मैं हर अपने सेशन में रिपीट करती हूँ, जो टॉपिक आपको पसंद है उस टॉपिक से स्टार्ट कीजिए पढ़ाई। तो जैसे कि अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ, आपको पता रहेगा हम थियोरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी थियोरी टॉपिक्स उठा लूंगी। तो जैसे कि हमारा यूनिट नंबर 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर 6 है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूं, बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, वो भी पूरा थियोरी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, वो भी पूरा थियोरी है। ठीक है, फिर मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके बिजनेस इकोनॉमिक्स के हार्डली कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपका प्रैक्टिकल होता है, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर कभी एमआर एआर, जो आपको पसंद नहीं आता टॉपिक, उसके ऊपर मुश्किल से अगर मैं बोलूँ 4 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, उसके बाद अब मुझे लगता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब ये यूनिट 5 ऐसा है जो आपको आज नहीं हमेशा काम आने वाला है। ठीक है,
आप रिसर्च की दुनिया में जब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो और अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्टडी किया है, या फिर आप देखिए रिसर्च कल्चर प्रमोट करने के लिए आप जॉब पर भी जाते हो, तो आपको रिसर्च पेपर्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर मैं बोलूँ पीएचडी करना अब एक कंपल्शन बन चुका है। तो ये यूनिट 5 को तो इग्नोर करना ही नहीं। अब यूनिट 5 में भी हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ हमारे पास आ जाते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कभी निकालना, या फिर हो सकता है काई स्क्वायर की कैलकुलेशन हो, या फिर आपको कोई भी कोरिलेशन का निकालना। तो यहाँ पर भी कितने मेरे मार्क्स है प्रैक्टिकल में, 2 या 4 मार्क्स है। ठीक है, अब फिर उसके बाद है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फिर उसके बाद है बिजनेस फाइनेंस। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू देखा कि मुझे कौन से टॉपिक्स आते हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं आते। अब ये टॉपिक्स आने और टॉपिक्स नहीं आने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं कुछ टॉपिक से कंफर्टेबल हूँ और मैं कुछ टॉपिक से कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब एग्जाम तो हमारा सर पर खड़ा है। ठीक है, अब करना क्या है, जितना आता है उतना पढ़ के जाएंगे। अगर आप दिसंबर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी। ठीक है, अब मैंने इनको कलरफुल इसलिए कर दिया है क्योंकि मुझे भी आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, हम भी बोर हो जाते हैं, तो मैंने उनको डिवाइड कर दिया। तो मैं अभी 1 को बता रही हूँ, हरा मैंने कलर कर दिया है, 2 को मैंने नीला कर दिया। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे एकदम क्लैरिटी चाहिए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और मुझे ना उसको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, जब आप है ना अपने प्रोफेशन में आते हो, आप करियर में आते हो, अभी हम टीचिंग में, एकेडमिक्स में, आप कॉर्पोरेट लाइफ में भी जाओगे तो आपको पता है वहां पर भी तो मेहनत करनी है। बट फिर क्या हो जाता है ना, हम बोर हो जाते हैं। तो मुझे बोर नहीं होना है, मुझे देखना है कि मैं अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी पढ़ाई को और कितने ब्यूटीफुल और प्यार से करूँ। और ट्रस्ट में, अगर जितना आप अपनी पढ़ाई को प्यार करते हो, आपको उसको रिटर्न में भी मिलता है। ठीक है, जब पढ़ना ही है तो उसको रो धो के क्यों पढ़े ना, तो अच्छे से मन बनाए कि मुझे पढ़ना है और पढ़िए। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी है, मैंने अपना स्वॉट एनालिसिस कर लिया है कि मुझे तो ना थियोरटिकल सब्जेक्ट्स ही आते हैं और मुझे प्रैक्टिकल नहीं आते। ठीक है, अगर आप अब प्रैक्टिकल लवर हो तो आप अपने हिसाब से स्वॉट एनालिसिस कीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ना अभी फिलहाल लास्ट मिनट पर ना अकाउंटिंग को पढ़ के जाऊंगी, ना बिजनेस फाइनेंस को पढ़ के जाऊंगी। और अगर मुझे लगता है मुझे इनकम टैक्स के भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इनकम टैक्स में भी थ्योरेटिकल क्या आता है, आपको एक आता है हाउस रेंट। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट करने वाला, वो इतना सिंपल है, हमने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा है। एक बार अगर आप वो सॉल्यूशन देखेंगे तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी चीजें तो ना आपकी कुछ रिबेट के ऊपर क्वेश्चन आएगी। अगर आपने इनकम टैक्स का ये मतलब बजट देखा होगा इस साल का, तो उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, जीएसटी पर क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने ना सिलेबस को अच्छे से समझ लिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना 70% सिलेबस, ठीक है सुनिए मेरी बात, 70% सिलेबस, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप 7 टॉपिक्स पढ़ के जाओ, मैं कह रही हूँ अगर आप 70% सिलेबस पढ़ के जाते तो भी 70% मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, मुझे ऑल इंडिया रैंक लाने का कतई ही शौक नहीं है। आपको लाना है ऑल इंडिया रैंक तो फिर आप ये मेहनत ऐसे नहीं करेंगे ना, तो आपको तो पता है आपको कितनी मेहनत करनी है। आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप लाना है तो भी आप ऐसी मेहनत नहीं करेंगे। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि जस्ट अगर हम मैनेज करें कि आज हमारे पास थोड़े से घंटे थोड़ा सा पढ़ना है, या अब तक हमें पता ही नहीं था कैसे अप्रोच रख के पढ़ना है, तो मैं ये आपको वहां पर बता। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सब टॉपिक्स उठाती हूँ, मुझे जितना समझ आता है फिलहाल के लिए मैं उतना पढ़ के जा रही हूँ। ठीक है, अब मुझे ना यूनिट 1 पसंद है तो मैं कोशिश करूंगी कि यूनिट 1 सब पढ़ लूं। मुझे यूनिट 5 पसंद है तो मैं कोशिश करूंगी मैं यूनिट 5 का सब पढ़ लूं। मुझे यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे पसंद है, तो जो भी यूनिट है ना उसको जरूर पढ़िए। अब पसंद और नापसंद ऐसे मैंने आपको बताया, कंफर्टेबल और ना कंफर्टेबल है। बट यहाँ पर हमको दिक्कत क्या आती है, हम है ना सब कुछ पढ़ने की कोशिश करने में कुछ भी नहीं पढ़ पाते। तो मेरा सजेशन क्या है, अब मुझे ना अकाउंटिंग और ऑडिटिंग नहीं पसंद है, अकाउंटिंग नहीं आती मुझे। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या है, मुझे ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना नहीं आता। बट अब आप सोचिए 11th 12th में हमने सीखा था ना, हम 11th 12th करके टी वाई पर आए, फिर हमने एमकॉम भी किया, तो कहीं ना कहीं आता है, तो हमने सिर्फ रिवीजन नहीं किया। ठीक है, या हम फॉर्मूला भूल गए। फिर अगर मैं डिसोल्यूशन की बात करूँ, एडमिशन की बात करूँ, या 4 फीचर ऑफ शेयर्स, ऐसा तो नहीं हमने कभी पढ़ा नहीं, तो पढ़ के तो आए, हम सिर्फ टाइम नहीं दे पाते। अब हम टाइम इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास इस लेवल पर बहुत जिम्मेदारी है। बट जब टारगेट सेट किया तो उसको अचीव करना भी तो हमारा ही तो काम है। ठीक है, तो ऑडिटिंग पढ़ के चली जाती हूँ, ऑडिटिंग में थ्योरी है, और आजकल ग्रीन ऑडिटिंग पर क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑडिटर के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन ऑडिटर बन सकते हैं, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, वाउचिंग क्या है, ये सारे क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुके हैं, तो मैं ऑडिटिंग को उठा लेती हूँ। तो देखिए, मैंने कहीं ना कहीं एनालाइज कर लिया कि मुझे ना 70% में से 70% लाने। ठीक है, पेपर 1 का टारगेट मेरा 70% है, पेपर 2 का टारगेट मेरा कितना है, 140 मार्क्स। अगर आप 140 और 70 को टोटल कर लेते हो तो आप 210 पर पहुंच जाते हो। 210 को आप डिवाइड कर लो 300 से, परसेंटेज निकाल लो, तो आप देखो 70% तक तो पहुंच रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी,
पूरा पेपर कितने मार्क्स है, पेपर टू 200, 200 में से लाना कितना मुझे 140। मैं 200 की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, 200 की बात करेंगे तो ऑल इंडिया रैंक ले आएंगे। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेटेजी बनाइए, जो से सब्जेक्ट्स पसंद आ रहे हैं उसको पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए इन द सेंस कि मुझे क्वालिफाई होना है तो मुझे उसकी रीडिंग, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग, इसमें से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, मुझे क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, और मैं हमेशा कहती हूँ, आप सब बोलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, डेफिनेटली कीजिए, बट पहले कॉन्सेप्ट्स तो एक बार पढ़ लीजिए। आप एक बार कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छी रीडिंग दे देंगे, लैंग्वेज को कमांड है, समझ आ रहा है जो पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ने बैठे हैं ऐसा नहीं, एक बार व्हाट्सएप स्टेटस पर चले जाएंगे, एक बार इंस्टा रील पर चले जाएंगे, ठीक है, फिर देख लेंगे ये यूट्यूब के चैनल पर क्या बताया जा रहा है, ऐसे सब नहीं। जब पढ़ते ना, क्वालिटी पढ़ते, 1 घंटा पढ़िए, बट इतना अच्छा पढ़िए कि 1 घंटे के वो 10 मार्क्स हमारे हाथ में आ जाए। ठीक है, तो जब आप पढ़ने बैठेंगे नेक्स्ट टाइम, या अभी भी आपको कोशिश करनी है, तो आप ऐसे बना लीजिए, पेपर 1 का भी आप ऐसे बना लो तो आपको पता लग जाए। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, मुझे तो याद ही नहीं है बिजनेस मैनेजमेंट में कौन सा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस में कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो मेरे साथ भी होता है, कभी कभी समझ नहीं आता क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से पूछा है मार्केट, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पढ़ना छोड़ देंगे, पढ़ो, सिलेबस को साथ में लेके बैठो, देखो कौन सी बुक से आए हैं, अपने आप हो जाएगा। टीचर्स की हेल्प लीजिए, अगर आप आज फैकल्टी ऑफ अकाउंटेंसी है तो कॉमर्स वालों की हेल्प लीजिए, अगर आपको लगता है कोई स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ा सकता है उनसे जाके हेल्प लीजिए, प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन। और इतना इंटरनेट की दुनिया में अगर हम ये बोलते कि हमारे पास मेहनत नहीं हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं हम भी तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये स्टार्टिंग अप्रोच है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया है, कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं, ये हमने कहाँ पर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ा है। तो अब ये टाइम वेस्ट नहीं करते, ये आपकी एक्सरसाइज, ये होमवर्क एक जरूरी होना चाहिए। आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पेपर, अब इसके बाद मेहनत करेंगे तो आप ऐसी मेहनत करेंगे। ठीक है, आगे चलते हम देखते हैं। मैंने स्लाइड्स में ना सिर्फ मैं आपके साथ सिर्फ आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी आपके पास भी टाइम नहीं है देखने के लिए। बट चलिए पढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ लीडर्स आर गिवन बिलो। तो अभी लीडर्स दिया, तो डेफिनेटली क्वेश्चन लीडरशिप पर है। तो ये लीडरशिप हमारा कौन से सब्जेक्ट में आता है, आप पीछे जाके सिलेबस अपने जो शीट बनाई है उसमें जाके आप देख सकते हो। हमारे पास है ना जो यूनिट नंबर बिजनेस मैनेजमेंट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये वहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन बिजनेस मैनेजमेंट में है कि एचआरएम में, वो भी डाउट होता है, तो हमने लीडरशिप जहां जहां पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कौन सा यूनिट नंबर 6, तो मैं तुरंत मार्क कर लूंगी कि क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है यूनिट नंबर 6 से। तो लीडरशिप के ऊपर है, तो बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ लीडर्स आर गिवन बिलो, अरेंज दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेवल्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, नॉलेज है नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। और रीड कर लेते हैं। सबसे पहले सी है, तो ही मेक्स अ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन थ्रू टैलेंट, नॉलेज, स्किल्स एंड गुड वर्क हैबिट्स। सी में ही जो रेफर किया, मतलब वो लीडर की बात कर रहे हैं। फिर ए स्टेटमेंट, ही कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्क्स इफेक्टिवली विद अदर्स इन अ ग्रुप। ई स्टेटमेंट, ही ऑर्गेनाइजेस पीपल एंड रिसोर्सेज टुवर्ड्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परस्यूट ऑफ predetermined objectives. Statement number D, he catalyzes commitments to a vigorous pursuit of a clear and compelling vision and stimulates the group to high performance standards. Option number B हमारे पास, he builds enduring greatness through a paradoxical combination of professional will and personal humanity. देखिए, ऐसे तो क्वेश्चन में पढ़ती तो कुछ समझ नहीं आता है, तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बता दिया। तो हम कहाँ गलत करते हैं, क्वेश्चन समझते नहीं है, बस रीडिंग करते जाते हैं, उसका करेक्ट आंसर आ गया, अगली बार ये कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया, इस पर अगली बार क्या क्वेश्चन बन सकता है, या यहाँ पर करेक्ट आंसर ये क्यों था। ठीक है, अब आप ऑप्शंस को देखोगे तो उन्होंने क्या किया है, 1 और 2 में ए को स्टार्टिंग में, ए कोडिंग है सबसे पहले, मतलब ए स्टेटमेंट आ रही है या सी, तो मतलब ए और सी में कंफ्यूजन था। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट में लगाती हूँ। मुझे लगता है कि कोडिंग ऑप्शन नंबर 1 में ए है, 2 में ए है, 3 में सी और 4 में, मतलब इनमें से ही तो आंसर है। तो अब मुझे ना ए और सी स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है। He contributes to the achievement of group objectives and works effectively with others in a group. C को मैं पढ़ती हूँ, he makes a productive contribution through talent, knowledge, skills and good work habits. अब इन दोनों में कंफ्यूजन था, क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेवल्स बोल रहा है, तो मुझे समझ आता है कि सी वाला ही करेक्ट आंसर स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो मैं सी को पहले ले लेती हूँ, फिर सी के बाद ए को ले लेती हूँ। तो देखिए, मुझे नहीं आता था, बट मैंने सिर्फ क्वेश्चन का मीनिंग देखा और मैं यहाँ से स्टेटमेंट रीड करके मैं आंसर ढूंढ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको कुछ समझ नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, हम मेहनत भी नहीं करते, ना पीछे जाके इसको क्वेश्चन ढूंढते, ना हम देखते हैं कौन से कॉन्सेप्ट से आया, और हम बोलते बस पेपर डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड।
ठीक है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अननेसेसरी प्री कंडीशन बाय रिचर्ड रॉल फॉर मार्केट्स टू बिकम एफिशिएंट। अभी कहां पर क्वेश्चन आ रहा है, देखो मार्केट है, अब कंसिडर्ड एक प्री कंडीशन है, मतलब कोई एक बंदा है रिचर्ड करके, उसने बोला मार्केट तभी एफिशिएंट बन सकती है जब उनमें से ये प्री कंडीशन हो। कॉस्टलेस ट्रेडिंग, फ्री एक्सेस टू एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइसेस अप्रोक्सीमेटर, रैंडम वॉक, ट्रेडर्स हु मेक अ लिविंग बाय बीटिंग द मार्केट थ्रू ट्रेडिंग। अभी कॉन्सेप्ट पहली बार है यहाँ पर करेक्ट। अभी आपको होमवर्क है, बताइए मुझे ये मार्केटिंग का क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये रिचर्ड रोल के बारे दिया है, क्या ये सिलेबस में था, ये प्री कंडीशन है, मार्केट्स बिकम एफिशिएंट, तो मार्केट एफिशिएंसी को आप पढ़े, ट्रेडर्स हु मेक अ लिविंग बाय बीटिंग द मार्केट थ्रू ट्रेड। अब बीटिंग द मार्केट का मतलब नहीं है तो पता है, तो आंसर करेक्ट नहीं फाइंड आउट होगा, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, इससे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन जानना जरूरी है। ये 2022 का कॉमर्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर इन द इंश्योरेंस। अब देखो लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल मतलब उन्होंने बोला है हमको ABCD नहीं बोले और ये नहीं बोले, लॉजिकल मतलब पहले के बाद दूसरा रहेगा, दूसरे के बाद तीसरा, कॉमन सेंस, ठीक है। अभी कहां पर है, इंश्योरेंस का क्वेश्चन है, मतलब ये यूनिट नंबर हमारा 7 है जहां पर बैंकिंग आता है। तो लॉजिकल सीक्वेंस लगाने, क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर मतलब क्लेम आया है उसको सेटल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्क्रूटिनाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन असेसमेंट, क्लेम फॉर्म, नोटिस ऑफ लॉस, सेटलमेंट एंड आर्बिट्रेशन। तो लॉजिकल सीक्वेंस पूछा है, ऑप्शंस में जाते हैं। नोटिस ऑफ लॉस, देखो नोटिस ऑफ लॉस से सबसे पहले होना चाहिए ना, आपको पता लगा लॉस हुआ है, तो यहाँ पर तो एक ही में सिर्फ ऑप्शन नंबर डी था। फिर सी देखते हैं, क्लेम फॉर्म लेके आएंगे, स्क्रूटिनी होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द असेसमेंट होगी, और फाइनली सेटलमेंट एंड आर्बिट्रेशन। कॉमन सेंस, हमें क्लेम सेटलमेंट पूछा है और स्टेटमेंट नंबर ई लास्ट में होनी चाहिए, तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर ई सब में थी लास्ट में, तो मैं ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर दूंगी। अब ए, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। अब देखो डी, सबसे पहले अगर ए में कंफ्यूजन हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो स्क्रूटिनी तो सबसे पहले होगी नहीं। सी में देख लेती हूँ, क्लेम फॉर्म लेके नहीं आएगा, तो सबसे पहले नोटिस ऑफ लॉस है। आंसर नहीं आता था, कॉमन सेंस से मैंने ढूंढा, DCAB। ये नहीं बोल रही हूँ मुझे आंसर नहीं आता है, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको नहीं भी आता है एग्जाम में, आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी इन केस अ पर्सन इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस whose gross turnover receipt exceeds। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1 करोड़। टैक्स ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, पूछ रहे टैक्स ऑडिट कंपलसरी इन केस अ पर्सन, एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस कर रहा है जिसका ग्रॉस टर्नओवर रिसिप्ट एक्सीड होगा 1 करोड़, तो उसको टैक्स ऑडिट कंपलसरी। आप ये चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 कौन से टॉपिक से आ रहा है, ये आप होमवर्क लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैच द कॉलम है, अब मैच द कॉलम में हमेशा याद रखिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में अगर कोई हेडिंग दी हुई है ना, तो वो आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि वहीं पर हिंट होता है कि आंसर में हमको क्या ढूंढना है। तो यहाँ पर हमारे पास है सेक्शन 10(1), सेक्शन 10(10)(c), सेक्शन 10(13)(a), सेक्शन 10(10)। अब देखिए बचपन में मतलब कॉमर्स में अंडर ग्रेजुएट, अगर आपके टाइम आपको कौन से ईयर में था टैक्स, या फिर सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर में था, तो अगर इसमें से एक भी पता हो ना तो मैच कर सकते हैं। अब देखिए हाउस रेंट अलाउंस है, लीव इनकैशमेंट, एग्रीकल्चर इनकम, अमाउंट रिसीव बाय इनवॉलंटरी रिटायरमेंट, तो यहाँ पर है ना ऑप्शन नंबर 2 है, तो मतलब यहाँ पर ए और 2 मैच करते हैं। सेक्शन 10(1) इसमें आता है एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10(c) आता है अमाउंट रिसीव्ड इनवॉलंटरी रिटायरमेंट, सेक्शन 10(30)(a) हाउस रेंट अलायंस, और सेक्शन 10(a), ठीक है, सब सेक्शन में बोल रही नहीं हूँ, तो डी यहाँ पर आ गया, 3 से मैच हो रहा है, तो लीव इनकैशमेंट, तो कोई एक आता था तो उसे तुरंत आंसर मैच कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर ए को 2 में सबसे मैच किया, यहाँ तो बी को 1 दिया है, सी को 4, तो यहाँ पर कितनी सारी कंफ्यूजन थी, किसी एक को पकड़ के हम करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ ढूंढ सकते, ठीक है। अब आज ये अगर क्वेश्चन आया तो अगली बार आपको जरूरी नहीं है सेक्शन 10 रिलेटेड आएगा, डिविडेंड रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, फिर दूसरे सेक्शंस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, हाउस रेंट अलाउंस को इन डेप्थ में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अरेंज द स्टेप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस इन द प्रॉपर। अब ये मार्केट सेगमेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग का, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग, ठीक है। यहाँ पर स्टेप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, जब भी स्टेप्स बोले लॉजिकल ABCD, असेंडिंग डिसेंडिंग हायर कुछ नहीं बताया, तो हम हमेशा 0 से मतलब 1 से स्टार्ट करके 10 तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अरेंज द स्टेप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस। अब मैं ऑप्शंस पर जाती हूँ, मैं देखती हूँ, इन्होंने ए को 2 बार एंड बताया, तो सेगमेंट एसिड टेस्ट मतलब लास्ट में आना चाहिए। फिर मैं थोड़ा और ऑब्जर्व करती हूँ, तो यहाँ पर तो डी ऑप्शन है, सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी,
यहाँ पर सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस है। अब ये दो में ना मुझको डाउट है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ अरेंजमेंट है ना, तो सबसे पहले नीड बेस्ड सेगमेंटेशन, यहीं पर आंसर खत्म बनता है, क्योंकि नीड बेस्ड सेगमेंटेशन सबसे पहले नीड होगी तो ही सेगमेंटेशन होगी। तो सी वाला स्टेटमेंट सबसे पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस होती है, फिर सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेगमेंट पोजीशनिंग, और ये होता है सेगमेंट एसेट। मुझे नहीं आता था आंसर, मैंने क्या क्या कॉमन सेंस लगाई, मुझे पता है नीड बेस्ड सेगमेंटेशन सबसे पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर एनटीए ने मस्ती नहीं की थी क्वेश्चन में, तो सी वाला एक ही में ऑप्शन था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ये फिर से मार्केटिंग का क्वेश्चन है। द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लूअस। अब ये इसका मतलब क्या है, अभी नहीं पता तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम बोलते हैं कि पेपर डिफिकल्ट है, हमें आंसर तो आता ही नहीं है, तो चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़ते हैं। मार्केटिंग शुड रिजल्ट इन अ कस्टमर हु इज रेडी टू बाय। अब मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ये हमें पता ही नहीं होता, हम तो एक दूसरे को समझते कि मार्केटिंग के बदले सेलिंग बोल दो, सेलिंग के बदले बोल दो मार्केटिंग। ऐसे नहीं होता, जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका करेक्ट आंसर, उसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। तो एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लूअस। अब आप इसका मतलब ढूंढोगे ना, तो इसका मतलब होता है नॉट नीडेड, ठीक है, नॉट नीडेड, जरूरत नहीं है। तो मार्केटिंग, एम ऑफ मार्केटिंग क्या है कि सेलिंग सुपरफ्लूअस बना दो, मतलब मार्केटिंग ऐसी है जो बताती है कि सेलिंग हो या ना हो, उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ बता रहे। मार्केटिंग शुड रिजल्ट इन कस्टमर हु इज रेडी टू बाय। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। मतलब मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बेचने पर मेहनत करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब आप मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग कर दो कि सेलिंग की आपको जरूरत ही ना पड़े, जब आपको पता है आपको ये ब्रांड खरीदना है, तो कोई आके आपको कन्विंस करे या ना करे, ठीक है। और मार्केटिंग शुड रिजल्ट इन अ कस्टमर हु इज रेडी टू बाय, डेफिनेटली। तो सुपर फ्लूअस का मतलब सिर्फ पता होना चाहिए था, वहां तो कंप्यूटर लेके सिनोनिम उसका फिर मीनिंग नहीं ढूंढ सकते, तो थोड़ी इंग्लिश पर मेहनत होनी चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। क्या होता है, आपको एक ही सुपरवाइजर से इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड कब एग्जिस्ट नहीं करती, जब आपको 10-12 सीनियर्स एट अ टाइम इंस्ट्रक्शन दे रहे। तो यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास बहुत सारे, मतलब आपको रिपोर्ट करना है। आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था जहां पर आपके पास ड्यूअल जिम्मेदारी होती है, तो जब आपके पास ड्यूअल जिम्मेदारी है तो डेफिनेटली आपको दो लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे। तो यहाँ पर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू को आपको देखना है फॉल्स बना के, तो आपका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर 2। इंसेंटिव स्कीम्स वेयर अर्निंग्स डिफर एट डिफरेंट लेवल्स और आउटपुट। ठीक है, अभी एचआरएम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। इंसेंटिव स्कीम्स की बात करें, ठीक है, बहुत सारे लोगों के नाम पर ये प्लान्स बने हुए हैं। इंसेंटिव स्कीम्स वेयर अर्निंग्स डिफर एट डिफरेंट लेवल्स, जितना आउटपुट अलग अलग बनता जाएगा उतना आपको इंसेंटिव स्कीम्स बन। तो गैंट टेस्ट सिस्टम, हेल्सी प्लान, ठीक है, रोहन प्लान, बहुत सारे नाम दिए, मुझे तो नाम ही नहीं पता, ठीक है। आपने कभी सब्जेक्ट पढ़ा तो आपको पता हो जाएगा। तो यहाँ पर से पूछा इंसेंटिव स्कीम जहाँ पर अर्निंग आपकी इनकम डिफर करती है डिफरेंट लेवल, मतलब आपने आउटपुट ज्यादा बनाया तो आपको इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, आपने आउटपुट कम बनाया आपको इंसेंटिव कम मिलेगा। तो ये पॉसिबल है हमारा ए एंड ई में, तो ए वाला और ई वाला यहाँ पर करेक्ट है, इसका मतलब बी सी और डी कुछ और इंसेंटिव सिस्टम। तो अभी क्या हो गया, एक क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर मिल गया, अप्रोच भूल गए कि एक टॉपिक में 4 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपका पूरा इंसेंटिव स्कीम्स के ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ पाते। क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू प्रोडक्ट हायरार्की, प्रोडक्ट के लेवल्स की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस किसका एग्जांपल है, ठीक है। अभी मुझे प्रोडक्ट क्लास पता होना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट फैमिली पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट लाइन पता होनी है, प्रोडक्ट टाइप पता होना, प्रोडक्ट मिक्स, लेंथ, ब्रेथ, विथ, ये सब पढ़ने जाओगे ना तो आपको कितना सब मिलेगा, नीड, फैमिली, ठीक है। तो प्रोडक्ट हायरार्की को मद्देनजर रखते हुए लाइफ इंश्योरेंस किसका एग्जांपल है, प्रोडक्ट लाइन। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अगर मैं आपको बात करूं अमूल की, तो अमूल के सारे प्रोडक्ट्स, आप छाछ देख लो, दूध देख लो, बटर देख लो, या फिर चॉकलेट देख लो, सब दूध से बनते हैं, सो दे आर अ लाइन, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं, अरेंज इन सीक्वेंस द स्टेप्स इन द प्रोसीजर ऑफ ई फाइलिंग ऑफ एन इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर, कॉमन सेंस लगानी है, नहीं भी आता था तो एक आम इंसान, ठीक है, ये क्वेश्चन आ ही जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ना, देखो ऑप्शंस में जाओ, सब में ए दिया पहले, इसका मतलब लॉगिन। देखिए लॉगिन से पहले आपको रजिस्टर करना तो बहुत जरूरी है, आप फेसबुक भी बनाते हो अकाउंट, इंस्टाग्राम,
आपसे पहले रजिस्टर करते हो ना, फिर ही आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगा सकते हैं, तो बी वाला ले लेते हैं सबसे पहले। तो रजिस्टर होता है, रजिस्टर के बाद लॉगिन बनता है, लॉगिन के बाद आप डाउनलोड करते हो यूटिलिटी एंड प्रिपेयरिंग द रिटर्न, फिर आप जाते हो ई फाइलिंग पर और सी आपको वेरिफिकेशन होती है, सिंपल। तो आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये अब कौन से चैप्टर यूनिट से है? फॉर अ होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी क्वेश्चन आ रहा है, मुझे नहीं पता है कौन से क्वेश्चन सर है, सिलेबस पर जाइए, सिलेबस में देखिए। तो ये यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, फॉर अ होल्डिंग कंपनी ऑल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी आर ब्लैंक while all the post acquisition profit loss of the subsidiary company are। ये देखिए मुझे नहीं आता ना, तो कभी कभी ना लैंग्वेज की फ्रेमिंग पर क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कैपिटल प्रॉफिट्स लॉसेस रेवेन्यू प्रॉफिट या लॉसेस। सो फॉर अ होल्डिंग कंपनी ऑल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लॉसेस ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी आर कैपिटल प्रॉफिट्स while all post acquisition profit losses of the subsidiary company are revenue profit or losses। ठीक है, अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन है ना, जो भी पूरा पेपर है दिसंबर का 2022 का, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो भी करेक्ट आंसर एनटीए ने दिए मैंने उसी को कंसिडर किया। अगर आपको लग रहा है रॉन्ग आंसर है तो हो सकता है, बट यहाँ पर एनटीए ने जो आंसर दिया मैंने वही कंसिडर किया। क्वेश्चन नंबर 13, कैश फ्लोज आर प्रिज्यूमेबली री इन्वेस्टेड इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस एट। कैश फ्लोज को हम री इन्वेस्ट कर देते कैपिटल बजटिंग डिसीजंस एट। तो करेक्ट आंसर पूछे अभी कौन से नंबर यूनिट से, ये भी अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट नंबर ए आना चाहिए, डिस्काउंट रेट, फिर आना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर आना चाहिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बिना पढ़े आएगा नहीं, अगर आपको आता है तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपको आता ही नहीं है। याद रखिए एनटीए में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप यूजीसी के अंडर दे सीएसआर में नेगेटिव पैटर्न है। तो अगर आपको लगता है कि हमको आंसर कुछ भी नहीं आता है, एटलीस्ट कुछ आंसर मार्क करके आइए, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा अगर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च में क्यों करते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स फिर से बताया नहीं है कि लॉजिकल या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग, तो हमेशा हम स्टार्ट करेंगे 1 से और 10 तक जाएंगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सबसे पहले यहाँ पर सेटअप नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, तो बी। तो जब मुझे कंफर्म है बी वाला पहला होना चाहिए, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट कर देती हूँ। उसके बाद क्या आता है, सेलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर ए, तो अब दोनों में स्टेटमेंट नंबर ए है, तो मुझे तीसरे ऑप्शन तक ढूंढना है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेलेक्टेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगा, तो ये आएगी स्टेटमेंट। फिर उसके बाद होता है एस्टैब्लिश द डिसीजन रूल, फिर हम करते हैं उसको परफॉर्म करते कंपटीशन, और फाइनल ड्रॉ कंक्लूजन। तो यहाँ पर तो देखिए ये 3 और 4 में कितना कम डिफरेंस था, बी ए ई सी, बस इसमें ही उन्होंने डिफरेंस किया था, बाकी तो कितना। तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो मैंने यहाँ पर 2 एलिमिनेट कर दिए, 50-50 हो गए। फिर यहाँ से मुझे ढूंढ के मैंने बता दिया कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, अब ये टैक्सेशन का एक प्रिंसिपल है। अब ये अगर हमने कभी सुना नहीं होता ना, तो हमारी यहीं पर दिक्कत हो जाती है कि हमें तो पता ही नहीं होता है ये क्वेश्चन पूछ रहे क्या है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल घबराए नहीं, अब एग्जाम में बैठे तो है और एग्जाम तो देना ही है। ऐसे तो है नहीं कि मैं यहाँ पर अभी मुझे टेंशन हो रही है किसका, तो एक कभी होल्ड कीजिए उसको, एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, बर्न्स इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। तो एक प्रिंसिपल का नाम बताया टैक्सेशन में, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, द सिस्टम शुड बी सच दैट टैक्स रेवेन्यू हैज द इनहेरेंट टेंडेंसी टू इंक्रीज एज द इकोनॉमी ग्रोथ। सिस्टम ऐसा होना चाहिए, द सिस्टम शुड बी सच दैट द टैक्स रेवेन्यू हैज द इनहेरेंट टेंडेंसी। इनहेरेंट मतलब जैसे कुछ कहते हैं ना, इनबिल्ट फीचर टू इंक्रीज, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। तो ये प्रिंसिपल का मतलब सिंपल है, अगर डेफिनेशन पता थी तो आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। पहली बार सुना है, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, टॉपिक को ढूंढ लेंगे कहां से पूछा गया है और उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब ये पीई किसके लिए है, ये क्या पूछा गया है, इसमें आर क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या है, ठीक है, ये पीई क्या है, ये सब क्वेश्चन हमको नहीं पता है। तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके क्वालिफाई नहीं होते, कॉन्सेप्ट पता होना। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, what is the sustainable growth rate of a company that enjoys return on equity 30% and a dividend pay ratio of 40%। ठीक है, ये फाइनेंस का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ही करेक्ट आंसर आएगा। अब मुझे ये टॉपिक नहीं आता तो मैं क्या करती हूँ, मैं डरती थोड़ी ना इससे, मैं क्या करती हूँ इसको ऑप्शन में छोड़ देती हूँ। बट इसको ऑप्शन में तब छोड़ती हूँ जब मुझे यकीन है मैं दूसरे टॉपिक्स पर कंपेंसेट करूंगी। ठीक है, नेट एग्जामिनेशन में आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है,
कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो जब भी घर पर प्रैक्टिस कर रहे कैलकुलेटर के बिना करके जा रहे और फिर कोशिश कर रहे कि अगर मुझे ना 15 मिनट लग रहे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को तो मैं अपनी स्पीड पकड़ लूं, क्योंकि मुझे एक तो कैलकुलेटर के बिना करना और 15 मिनट मतलब एक क्वेश्चन। और मेरे पास कितने क्वेश्चन है पेपर 2 में, मेरे पास है कम से कम 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन इंटू 200 मार्क्स। और मेरे पास टाइम कितना है वो भी याद रखना है, सिर्फ 2 आवर्स। तो 2 आवर्स मतलब हमारे पास कितने 60 + 60 120 मिनट्स। तो आप 100 क्वेश्चन को 120 मिनट्स में करें, अगर उसमें एक क्वेश्चन को 15 मिनट दे रहे हो तो आपको देखियो नुकसान है कि फायदा है। क्वेश्चन नंबर 18, इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्टार टोपोलॉजी इन्वॉल्व्स, ये भी मैंने उस दिन कराया था। ईच नोड इज जॉइंट टू द सेंट्रल नोड बाय सेपरेट मीडियम। स्टार टोपोलॉजी होती है सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। Which one of the following is not true regarding input tax credit to avoid cascading effect? ठीक है, अब नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स की ट्रू, सबसे पहले तो यहीं पर हाईलाइट कर लो। कल का एग्जाम हमारा पेन और पेपर मोड में, इट इज पूछा नॉट ट्रू रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट। अब कास्केडिंग का मतलब नहीं पता होगा तो फिर अटक जाएंगे। जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। और पहले तो ना सबसे पहले चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, तो थोड़ा टाइम लीजिए और ऑप्शन पढ़िए। फिर अगर कास्केडिंग अवॉइडिंग अवॉइड पूछा मतलब कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं इसको, तो थोड़े ऑप्शंस को देख लेते 1 मिनट और फिर अपनी कॉमन सेंस भी लगाते हैं अगर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो।